हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 1 जिन्होंने भी नहीं देखा है तो वो जाके लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं और उसके बाद इस लेक्चर नंबर 2 को। तो पहले हम क्या करेंगे, लेक्चर 1 में जो हमने पढ़ा है एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लेक्चर 2 की तरफ चलेंगे। तो लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले देखा था डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या है, एक सिंपल एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें हम कुछ नंबर्स को रखते हैं। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, बट किसमें, रेक्टेंगुलर मैनर में। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें कुछ एलिमेंट होते हैं। और कितने एलिमेंट होते हैं, तो हमने देखा था कि m इंटू एन एलिमेंट होते हैं, जिसमें m रो और n कॉलम। जिसे हम कहते हैं, ये सपोज हमारे पास रो है और इसे हम कहते हैं कॉलम। तो ये हमने देखा था। इसकी ऑर्डर क्या होती है, तो जितने नंबर ऑफ कॉलम और जितने नंबर ऑफ रो, तो n m क्रॉस n, m इज ए नंबर ऑफ रो, n इज ए नंबर ऑफ कॉलम, वो हमारे पास ऑर्डर हो गया था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में देखे थे, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे कि मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, ये हमने चेक किया था कि जितने नंबर ऑफ रोज क्रॉस जितने नंबर ऑफ कॉलम, हम उसे बोलते हैं कैसे, m बाय n मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखे थे कि 2 बाय 3 है तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अगर एक मैट्रिक्स है m बाय n ऑर्डर का, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो सिंपल उसके पास m इंटू n एलिमेंट होते हैं। तो ये सारा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये देखो, ये कुछ एग्जांपल। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट गिवन है, एक मैट्रिक्स का एक एलिमेंट का फॉर्मूला गिवन दे दे कि उस मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का यूज करके पूरा मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि कंस्ट्रक्ट करो 3x3 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट करो 3x2 मैट्रिक्स, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक तो ये डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना है। आपको पूरी वीडियो पूरी देखनी है। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से रिपीट करके आप वीडियो देखो, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जहाँ पे भी आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पर डाउट अपना लिख सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आने के बाद पहले आपका डाउट क्लियर करूँगा, फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम जो कल का हमारा एक टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, मान लो एक मैट्रिक्स बनाना है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2। सपोज मैं क्वेश्चन लिख दूं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। मतलब एक मैट्रिक्स बनाना है 2x2 ऑर्डर के, जिसकी एंट्री aij फॉर्म में है। aij फॉर्म का मतलब i रो jth कॉलम, जिसको डिफाइन किया है aij इज इक्वल टू i प्लस जे, ये डिफाइन किया। अब हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट कैसे होंगे, aij के फॉर्म में होंगे, वेयर aij इज इक्वल टू i प्लस जे। और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2x2। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। लेट एक मैट्रिक्स है जिसके एंट्री कैसे होंगे, अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स बना रहा हूँ तो इसके एंट्री कितने होंगे, इसके पास नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, ये कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 और रो 2। अब इसके एंट्री को कैसे लिखेंगे हम, देखो ये A11 A12 A21 और A22। ये आपको मैं बोल भी रहा हूँ तो साथ साथ में आप लिख सकते हो। A11 A12 A21 और A22, ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, A11 कैलकुलेट करना है, A12 कैलकुलेट करना है, A21 कैलकुलेट करना है और A22 कैलकुलेट करना है। जिसमें मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे किया है, aij को डिफाइन किया है i माइनस जे, i प्लस जे, सॉरी i प्लस जे। तो एक काम करते हैं, मैट्रिक्स अब फॉर्म करते हैं। तो इसी में हम लिख देते हैं। तो हमें क्या क्या बनाना था, A11
अब ए आई जे को अगर आई प्लस जे डिफाइन किया है तो यहाँ पे सफिक्स क्या है 1+1, यानी कि 1+1 आंसर कितना आ जाएगा 2। ये मेरा पहला एंट्री हो गया। ऐसे A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की एंट्री कैसे हो जाएगी 1+2 = 3। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके एंट्री आ जाएंगे 2+1 = 3 और लास्ट में आ जाएगा A22 = 2+2 = 4। अब हमारे पास देखो A11 की एंट्री कितनी आ गई 2, A12 की एंट्री कितनी आ गई 3, A21 का एंट्री कितना आ गया 3 और A22 का एंट्री कितना आ गया 4। अब अगर सपोज हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जिस मैट्रिक्स के अंदर एंट्री कैसे थे A11 A12 A21 A22, ठीक है। A11 कितना आ रहा है 1+1 2, A12 कितना आ रहा है 2+1 1+2 3 और ये 2+1 3 और ये आ गया 2+2 4। ये हो गया एक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से अगर एक एलिमेंट का फॉर्मूला गिवन है तो हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं m×n ऑर्डर का। इसकी ऑर्डर कितनी है 2×2। पहले तो हमें ऑर्डर से चेक करना है कितने नंबर ऑफ रो है कितने नंबर ऑफ कॉलम है, उसका यूज करके कौन कौन से एलिमेंट है वो बना सकते हैं और वो फॉर्मूला यूज करके हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अभी। अब यहां पे ध्यान दो, ये कह रहा है कि एक 3×3 मैट्रिक्स बनाना है। एक मैट्रिक्स बनाना है कितने ऑर्डर का 3×3 ऑर्डर का, जिसको डिफाइन किया I-J I² + J², I+2J² 3J - 2I। अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी ऐसे देखा था, हमने I+J लिया था, यहाँ पे I-J। और एक बात, जब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये दोनों जो है एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स बनाते हैं। जब हम I+J करते हैं I-J करते हैं, जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे ना वहाँ पे हमको पता चलता है ये स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब चलो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ I² + J²। तो पहले तो क्या बनेंगे, अगर एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×3 है तो उसके एंट्री कैसे रहेंगे। अब उसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 9 एलिमेंट। तो सबसे पहले हमारा काम होता है उस 9 एलिमेंट को लिखना। अब उसके बाद ये फॉर्मूला पुट के उसके एंट्री की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक मैट्रिक्स है सपोज 3×3 ऑर्डर का, तो उसके एंट्री कितने होंगे 9 एलिमेंट होंगे। तो 3×3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो 9 एलिमेंट हो जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। और जिसमें A-I-J को डिफाइन कैसे किया है, अगर हम ध्यान दें A-I-J को किस तरीके से डिफाइन किया है I² / J²। इसको डिफाइन किया है I² / J, I² / J, यानी कि जो रो वाला एंट्री है I वाली एंट्री उसको स्क्वायर करना है और जो J वाली एंट्री है उसको अपॉन में करना है। तो अब एक काम करिए, मैट्रिक्स हम फॉर्म करते हैं। तो मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसके एंट्री कैसे थे A111। एक काम करते हैं, एंट्री निकालना ना अपने को निकालना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमको फाइंड कर दें। A11 क्या होगा I² / J, I² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1
और अपॉन में 1 तो कितना आ जाएगा 1, 1 2 आ रहा है तो i के प्लेस पे जब 1 पुट करूंगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा j मतलब 1/2। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 आ गया। ऐसे जब हम 2 1 लेंगे तो अब ये पहले का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर मतलब 4/1, उसके बाद आ जाएगा 4/2, 4/2 मतलब 2, 4/1 मतलब 4, 4/2 मतलब 4 और नेक्स्ट आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4/3। ऐसे हम जब i के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो i का स्क्वायर क्या होगा 9 और हर बार i के प्लेस पे 3 है मतलब न्यूमरेटर में 9 और अपॉन में 1, न्यूमरेटर में 9 अपॉन में 2 और यहाँ पे न्यूमरेटर में 9 और अपॉन में 3 तो कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 3। तो मतलब हमारे पास जो आंसर आ गया 1, 1/2, 1/3, 4, 2, 4/3, 9, 9/2 और 3 तो ये आंसर आ गया। अब इसको क्या करना है जाके हमें पुट कर देना है मैट्रिक्स में। ये काम करते हैं, यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसके अंदर वो सारे एंट्री को मैं लिख दूंगा। पहली एंट्री A11 थी तो उसका आंसर अगर आप देखोगे पीछे करके तो उसका आंसर कितना आया था 1, फिर उसके बाद 1/2, फिर आया था 1/3, उसके बाद आंसर 2 का स्क्वायर 4, 4/1, 4/2 मतलब 2, 4/3, फिर यहाँ पे आया था 3 का स्क्वायर 9/1 मतलब 9, 9/2 मतलब 9/2 और 3 का स्क्वायर 9, 9/3 मतलब 3। ये एक मैट्रिक्स हो गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग जो भी फॉर्मूला गिवन है। तो अगर आपके पास एलिमेंट का फॉर्मूला गिवन है उसका यूज करके आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अगर मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछूं, अगर आपको डायरेक्ट एंट्री निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे? अब अगर i माइनस जे बोलूँ तो i माइनस जे में 3x3 अगर मैट्रिक्स बोलो तो आप क्या बोलोगे कि पहले एंट्री A11 होती है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। फिर अगर मैं पूछूँ सेकेंड एंट्री आप बोलोगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो के लिए 1 और सेकेंड के लिए जे के लिए 2 तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1। मैं पूछूंगा A13 एंट्री क्या आएगी, आप क्या बोलोगे 1 में से 3 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 2। फिर ये क्या है सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, आप बोलोगे सेकेंड रो 2 फर्स्ट कॉलम 1 मतलब 2 में से 1 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 1। फिर हम देखेंगे 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 क्योंकि रो तो फिक्स है, 2 माइनस 3 करेंगे तो -1। अब ये 3 रो और ये वेरी होगा, थर्ड रो में से फर्स्ट कॉलम मतलब 3 - 1 2, थर्ड रो में से सेकेंड कॉलम मतलब 3 - 2 1, थर्ड रो में से थर्ड कॉलम यानी 3 - 3 0। ये बोला ये आपका मैट्रिक्स हो गया। ऐसे ही आप हर एक फॉर्मूला सी और डी डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपके होमवर्क के लिए है, आपको क्या करना है सी और डी ये होमवर्क में निकाल के आपको उसके एंट्री को या तो कमेंट बॉक्स में या तो आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ऐसे ही अब क्या करना है एक मैट्रिक्स बनाना है जिसकी ऑर्डर कितनी होगी 3x2। पहले तो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने आना चाहिए। मैट्रिक्स के पास 1 2 3 कॉलम, कितने रो होंगे देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, कितनी एंट्री हो गई एक एंट्री ये, एक एंट्री ये, 2 ये, एक एंट्री 3 4 5 6 एंट्री हो गई। ये क्या आ जाएगा अपने पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अब जो भी एंट्री दी है उसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर होगा। तो आपको क्या करना है ये जो सी डी और ये चारों ऑप्शन आपको खुद करने हैं। ठीक है, मैंने एंट्री बता दिया, मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दिया, अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। ये तो कल के लेक्चर का टॉपिक था जो छूट गया था कि कैसे किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने, जैसा कि आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ हेडिंग कि आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स के टाइप्स कितने हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं बट उसको पढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ आना चाहिए। अब उस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको बहुत कुछ आना चाहिए। इसके लिए अब जो चीज़ हमको पता है उसी के बेसिस पे हम कुछ टाइप देखेंगे।
अब जैसे ही आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया, सेट वगैरह समझ में आ गया, तो फिर उसके बाद जब हम मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर लेंगे, जब हमारे पास 11th के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब जब हम अभी देखो अभी हम 11th का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स को इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक हमें पता होना चाहिए। जब हम 12th में पढ़ेंगे तब हम सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, जितने भी टाइप्स के मैट्रिक्स हैं, क्योंकि तब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता होगा, तब हमें रियल नंबर पता होगा, और भी बहुत कुछ पता होगी जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह, फिर सब हम यूज़ करके कहाँ जाएंगे, मैट्रिक्स 2 में। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ टाइप देखेंगे जो स्टैंडर्ड टाइप है और आपको जरूरी है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहला टाइप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जो भी मैट्रिक्स है, हर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ले लो वो रेक्टेंगुलर होता है, क्योंकि डेफिनेशन ही है कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, मतलब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ये, तो रेक्टेंगुलर तो रहेगा ही। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिंपल जब m n के इक्वल ना हो, मतलब ये कि जो रो है नंबर ऑफ रो किसके इक्वल ना हो, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, इक्वल नहीं होगा, तब हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप बोलोगे एग्जाम्पल से बताओ सर कैसे हम लोग को समझ में आएगा। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ 2 3 4 6, अब आपको ऑर्डर खुद बताना है। आप बोलोगे इसके पास फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 by 2 मैट्रिक्स है। अब मैं पूछूंगा कि इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम है, आप बोलोगे हाँ नंबर ऑफ रो कॉलम सेम है, तो फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। वैसे तो ये रेक्टेंगल है, बट हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जब m n के इक्वल ना हो, बट 2 तो 2 के इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। वैसे तो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल का डेफिनेशन है, बट यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को वो डिफाइन कर रहे हैं जो स्क्वायर ना हो, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। और आगे चल के जितने भी मैट्रिक्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटर्मिनेंट हो या कोई भी टॉपिक, उसके लिए पहला कंडीशन ही होता है कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं, ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन दे दूं 2 3 4 6 2 1, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो, तो आप बोलोगे रुको मैं पहले काउंट कर लेता हूँ कितने नंबर ऑफ रो है कितने नंबर ऑफ कॉलम। आप बोलोगे ये देखो इसके पास 2 रो, फिर बोलोगे इसके पास कॉलम कितने हैं 3, तो आपको समझ में आ गया इसमें तो रो और कॉलम इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब आपको समझ में आ गया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। m नंबर ऑफ रो है एंड नंबर ऑफ कॉलम है, 2 3 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, रेक्टेंगुलर, क्योंकि m और n इक्वल नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंड मैट्रिक्स देखते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जिसके पास एक ही रो हो, या फिर कह सकते एक ही रो, कॉलम चाहे जितने हो जाए इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट रो कितने होने चाहिए 1। आप बोलोगे ठीक है एग्जाम्पल से बता दो, मैं बोलूँगा ओके ठीक है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ 1 2 3, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये ऑलरेडी आपका हो चुका है कि इसकी मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, आप बोलोगे रुको एक रो 1 2 3 1 क्रॉस 3। अगर मैं पूछे इसका नंबर ऑफ रो कितना, आप बोलोगे 1, तो नंबर ऑफ रो 1, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स, एक ही रो दिख रहा है ना, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। तो रो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके पास सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितने पे, कॉलम पे कोई कंडीशन नहीं है, रो पे कंडीशन है। अब मैं अगर आपके सामने एक लिख दूं 2 3 0 4 6 8, अब मैं आपको पूछूं क्या ये रो मैट्रिक्स है, आप बोलोगे रुको मैं पहले काउंट कर लूं 1 2, जैसे 2 रो आ गया कॉलम आपको चेक ही नहीं करना, आप बोलोगे ये रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आपने क्या बोला था कि रो मैट्रिक्स के लिए कितने रो होने चाहिए, सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम चाहे जितने हो बट रो कितने होने चाहिए 1। अब मैं लिख दूं सिर्फ एक एंट्री, आप क्या बोलोगे रुको पहले चेक कर लो रो कितने, रो 1 है, हाँ ये रो मैट्रिक्स हो गया। कॉलम 1 हो 2 हो इससे लेना देना नहीं, बट रो कितने होने चाहिए 1, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब कॉलम मैट्रिक्स, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर एक रो हो तो रो मैट्रिक्स और एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे,
तो एकदम सही सोच रहे हो आप लोग कि कॉलम मैट्रिक्स उसी को बोलेंगे जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम। यानी कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख दूं, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 2 3 4 6, अब आपको रो नहीं चेक करना है, आपको कॉलम चेक करना है। आप बोलोगे सर एक ही कॉलम है इसके पास, अगर एक ही कॉलम है तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैं ऐसा बड़ा सा मैट्रिक्स लिख दूं 2 3 6 1 0 3 4 3 2, जो भी लिख दूं, अब बोलोगे रुको पहले मैं कॉलम चेक कर लूँ, कॉलम 1 जैसे ही कॉलम 2 आया बोलोगे नहीं सर ये अब कॉलम मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स की कंडीशन ही यही है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली वन ही कॉलम होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे एक कॉलम, सर कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पे 1 कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पे एक रो, रो मैट्रिक्स, यहाँ पे एक रो, ए मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो जो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो कितना होता है, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस 1। एक रो तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स। ये आप आई होप आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है, हमने देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जब अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ रो कॉलम इक्वल ना हो, नंबर ऑफ रो और कॉलम अगर इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स देखो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब m और n इक्वल होंगे तभी हम उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये कार्डिनेटी का सिंबल यूज किया है बट आप समझोगे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। पहले तो मैं आपको समझा दूं कि डायगोनल क्या होता है, बाद में समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले तो मैं डायगोनल आपको समझा दूं, ये एक नया पेज लेके मैं डायगोनल समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं अगर कोई भी 2 क्रॉस 2, और एक बात है मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम मान के चलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको याद रखना है जो भी मैट्रिक्स लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स या तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लेंगे, या तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का लेंगे, या तो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो एंट्री होती है इसको बोलते हैं डायगोनल, ये जो एलिमेंट होते हैं इसको बोलते हैं डायगोनल। मतलब जिस एंट्री पे नंबर ऑफ जो रो है और कॉलम पोजीशन सेम हो जाता है। अगर मैं इसका एंट्री लिखूँ तो इसके एंट्री कैसे होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। किसका रो और कॉलम सेम है, A11 का, A22 का। जब रो और कॉलम सेम हो जाए तो इसे हम कहते हैं डायगोनल एंट्री। ऐसे यहाँ पे कितने होंगे, कितने डायगोनल होंगे, हमेशा n डायगोनल होते हैं। जितनी मैट्रिक्स की ऑर्डर n बाय n स्क्वायर मैट्रिक्स, उतना ही उस मैट्रिक्स का क्या होता है, डायगोनल होते हैं। A11, A22, A33। तो ऐसे ही आप बोलोगे अगर सर सपोज फॉर एग्जांपल ये 6 क्रॉस 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया तो इसके पास 6 डायगोनल एंट्री होंगे। तो ठीक है, कौन कौन से होंगे, आप बोलोगे A11, A22, A33, A44, ऐसे ही A55 होगा और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंदर ही मैट्रिक्स के अंदर A66 यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 एंट्री हो जाएंगे। मतलब अब आपको समझ में आ गया कि डायगोनल एंट्री किसको बोलते हैं, जब रो और कॉलम सेम हो जाए। तो उस जो डायगोनल एलिमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। हमें डायगोनल एलिमेंट तो समझ में आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है। डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला ही कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो हमने पहले ही मान के चल लिया कि आगे से जो भी पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जिसके एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन ए लीडिंग डायगोनल आर ए जीरो। एक्सेप्ट बोल दिया मतलब किसी को तो छोड़ रहा है, किसको छोड़ रहा है, डायगोनल को, उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। ये बोल रहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री क्या होगी, जीरो होगी। बट कंडीशन लगा दिया कि एक्सेप्ट डायगोनल लीडिंग डायगोनल, उसको मेन डायगोनल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल ही बोलते हैं।
ये जो होती है ना, इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, इसी को मेन डायगोनल बोलते हैं, इसी को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये जीरो, ये इसको छोड़ के ये कह रहा है इसको कुछ लेना देना नहीं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। तो एक काम करते समझ लेते पहले ये क्या रहा है। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो हम जो भी मैट्रिक्स लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ठीक। जैसे मैंने 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया और एक सपोज 3x3, 3x3, 3x3 और एक 2x2। ये कह रहा है डायगोनल को छोड़ के बाकी सब पे जीरो बना दो। तो डायगोनल पे क्या बनाओ, डायगोनल पे कुछ भी लिख दो, डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं, डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं, बट डायगोनल को छोड़ के जीरो बना दो। डायगोनल को छोड़ दो, बाकी ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री, 9 एंट्री होते हैं। 3 एंट्री को छोड़ दो, बाकी सब जीरो होने चाहिए। अब डायगोनल पे क्या डालें, तो ये कहता है डायगोनल पे आपकी जो मर्जी डाल दो, कोई भी रियल नंबर डाल दो, जो मर्जी मतलब कोई भी नंबर डाल दो, रियल नंबर, उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि जो भी हमने पहले ही बताया था कि जो भी पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए हम रियल पे पढ़ रहे हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स, बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ रियल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो, डायगोनल पे आपकी मर्जी है, आपको सारे जीरो पुट करने, सारे जीरो पुट कर दो। 1 पुट करना है 1 पुट कर दो, 2 पुट करना है 2 पुट कर दो, 3 पुट करना है 3 पुट कर दो, बट डायगोनल पे जीरो कर दो। समझ में आ गया? तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल होगा। जैसे मैं लिख दूँ 1 0 0, आप बोलोगे डायगोनल को तो सर आप हटा दो और ये चेक कर लो कि बाकी एलिमेंट जीरो। मैं बोलूँगा हाँ जीरो है, तो आप बोलोगे सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मैं बोलूँगा क्यों? आप बोलोगे सर आपने कहा था कि डायगोनल को तो छोड़ दो, बचे हुए जीरो हो जाने चाहिए। मैं बोला हाँ, तो देखो यहाँ पे सर डायगोनल को छोड़ दिए तो ये 0 0 हो गया, तो मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे दूंगा और पूछूंगा कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आप बोलोगे सर आपने बोला था डायगोनल को तो हटा दो, तो देखो ये भी जीरो, 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 इससे कुछ लेना देना नहीं, तो ये जीरो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। मैं बोलूँगा ऐसे ही मैंने कहा था। बोला हाँ, आपने कहा था डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो, डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो हो नॉन जीरो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इतना समझ में आ गया आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को हटा दो बाकी सब जीरो हो जाए। डायगोनल पे हमारी मर्जी, हम जीरो को रखें तो भी चलेगा, जीरो को नहीं रखें तो भी चलेगा, बट ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? डायगोनल। तो ये आपको अब समझ में आ गया। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 4x4 मैट्रिक्स का एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा बनाओ, तो आप बोलोगे ये दो देखो सर, मैं डायगोनल पे कुछ भी लिख दूँ, मेरी मर्जी, 0 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, -1 कुछ भी लिख दूँ, और बाकी सारे एलिमेंट को मैं 0 बना दूँ। डायगोनल को तो आपने कुछ भी लिख दिया, 2 4 6 9 0, और बाकी सारे एलिमेंट जीरो। तो सर ये जीरो मैट्रिक्स, अरे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मैं बोलूँगा कैसे? तो आप बोलोगे सर देखो मैंने डायगोनल को हटा दिया और बाकी सारे एलिमेंट को 0 पुट कर दिया, तो ये डायगोनल। मैं बोलूँगा ठीक, बहुत सही, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो मतलब आपको डायगोनल मैट्रिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। कि डायगोनल को छोड़ के जीरो, डायगोनल पे हमारी मर्जी, हम 0 रखे न रखे ये हमारी मर्जी, 1 0 रखे, 2 0 रखे, 1 भी 0 ना रखे, सारे 0 रखे, ये हमारी मर्जी। बट डायगोनल के बाहर हमारी मर्जी नहीं है, वहां पे हमको क्या रखना होगा? 0। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। डायगोनल के बाद कौन सा एक एग्जांपल था? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं सॉरी, देखो यहाँ पे कोई डायगोनल मैट्रिक्स का एंट्री दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। सर आप बोलोगे देखो डायगोनल को हटा दिए तो बाकी सब 0, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल को हटा दिए बाकी सारे 0, डायगोनल एंट्री, अरे तो डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन आप देख सकते हो।
स्केलर मैट्रिक्स कह रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले ही एज्यूम करके चले थे, जो भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वही बोल रहा है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल, ऑल अदर एलिमेंट्स बीइंग जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। समझ लो थोड़ा क्या होता है, ये क्या कहना चाहता है, सॉरी दिख तो नहीं रहा है बट मैं आपको समझा देता हूँ ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, एक नया पेज लेके मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप देखो स्टेटमेंट देख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल, डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो मैं एक नया पेज लेके आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर में। ये कह रहा है पहला तो डायगोनल के बाहर के तो सारे जीरो होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स तो होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको स्केलर बनाना है तो आपको डायगोनल तो लेके चलना होगा, लेकिन वहाँ पे डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं थी, डायगोनल पे हमारी मर्जी थी, हम जीरो डाले ना जीरो डाले, सेम डाले, डिफरेंट डाले, नेगेटिव डाले, पॉजिटिव डाले, सब हमारी मर्जी। बट यहाँ पे अब हमारी मर्जी नहीं चलेगी। ये कह रहा है बाहर तो जीरो डाल दो बट डायगोनल पे सेम एलिमेंट डालो। अगर आप पहले एलिमेंट पे 1 डाल रहे हो तो सेकेंड पे भी 1, पहले पे अगर आप 2 डाल रहे हो तो सेकेंड पे भी 2, यानी कि डायगोनल पे अब कंडीशन लग गई। एलिमेंट आपकी मर्जी है, चाहे जो भी डालो बट सेम डालो। इस बात का ध्यान रखो कि एलिमेंट सेम हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर आपको एग्जांपल बताना है, ठीक है। मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया 3x3 ऑर्डर का, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो बना दो। देखो ये जीरो, ये जीरो, 1 एंट्री को नहीं बना सकता, A12 डायगोनल पे नहीं है, सेकेंड को छोड़ दो, थर्ड को जीरो बना दो, फोर्थ को जीरो बना दो, फोर्थ, अब डायगोनल बच गए। अब ये स्केलर मैट्रिक्स ये कहता है, स्केलर मैट्रिक्स अपना ये कह रहा है कि आप डायगोनल पे आपको अगर जीरो डालना है तो भी डाल दो बट सब सेम डालो। अगर इसके प्लेस पे, ये जीरो के प्लेस पे अगर आपको 1 डालना है तो आप 1 डाल दो बट सब सेम डालो। अगर ये डायगोनल पे आपको -1 डालना है तो आप -1 डाल दो बट ध्यान ये रखो कि सबको सेम डाल दो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्केलर मैट्रिक्स ये कहता है कि डायगोनल तो होना चाहिए, कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट तो जीरो होने चाहिए, पहला कंडीशन, मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि डायगोनल पे सेम एलिमेंट होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था जो स्केलर में डाल दिया, मतलब स्केलर में एक और एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दिया कि वो सेम होना चाहिए। एलिमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी एलिमेंट डालो, आपकी मर्जी 0 डाल दो, आपकी मर्जी 1 डाल दो, आपकी मर्जी 2 डाल दो, आपको फ्रीडम है, बट ध्यान रखो कि सेम एलिमेंट डालो। डायगोनल के बाहर आपको फ्रीडम नहीं है, लेकिन डायगोनल पे आपको फ्रीडम तो है, बट ध्यान रखना कि आपका जो एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। अब आप बोलोगे ठीक है सर, अब हमको क्लियर हो गया, अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। बोला ठीक है बताओ। आप बोलोगे देखो सर, हमने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, क्योंकि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। हमने क्या कर दिया, डायगोनल के बाहर ले लिया 0 और यहाँ पे ले लिया सपोज पाई। मैं बोलूँगा पाई क्या है सर, क्या फर्क पड़ता है, नंबर ही तो है, इरेशनल नंबर है और रियल नंबर है और सेम भी है। मैं बोलूँगा सही है, तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब मैं पूछूंगा क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, आप बोलोगे डायगोनल तो है ना सर, इसको हटा दो, देखो 0 आ गया। तो मैं बोलूँगा क्या सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो जाएंगे। अब बोलोगे नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं 1 ले लूँ, 2 ले लूँ और यहाँ पे 3 ले लूँ। सर देखो ये मैट्रिक्स डायगोनल है बट स्केलर नहीं है। ये डायगोनल है ना, क्योंकि सर हमने डायगोनल को हटा दिया, बाकी सारे एलिमेंट 0, बट ये स्केलर पे और जो एक्स्ट्रा कंडीशन था कि 2 और 3 इक्वल होना चाहिए, बट ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं आपको ये कहूँ, एक रिजल्ट लेके दे दूँ कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स है, ये नोट में आपको लिखना है, सबको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज
डायगोनल मैट्रिक्स, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। काउंटर एग्जांपल दे दो। देखो सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल है क्योंकि कंडीशन ही वही है कि वो डायगोनल होना ही चाहिए। तो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स, सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होता। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू सिंस वी हैव अ काउंटर एग्जांपल। आपने एक मुझे काउंटर एग्जांपल दे दिया था कि सर वो डायगोनल था बट स्केलर नहीं था, क्योंकि डायगोनल पे एलिमेंट डिफरेंट आ गए और स्केलर का कंडीशन ये है कि एलिमेंट सेम होनी चाहिए। तो ये नोट आपको याद रखना है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये अब आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओगे जिसका नाम है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। इसको आपको लिखना है वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको कुछ भी भूल जाओ ये कभी मत भूलना। बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी ये वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बहुत बार नोट कर रहा हूँ, ये बहुत बार यूज़ करोगे, हर जगह यूज़ करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका कंडीशन पढ़ते हैं और इसके डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन होता है, ये आपको याद रखना है। यूनिटी मतलब वन। ऑल अदर एलिमेंट्स बीइंग जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहा है, ऑल अदर डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे, मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स। उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो नाम है इसका। यूनिट इसके लिए क्योंकि कह रहा है डायगोनल पे वन, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। अब ध्यान से देखो, मैं अगर इसको अच्छे से समझाऊं आपको, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स आप बना दो, डायगोनल मैट्रिक्स बना दो कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो। अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है तो बाकी एलिमेंट जीरो। अब डायगोनल पे क्या क्या कोई भी एलिमेंट रख दे? अब बोलेंगे नहीं। मैं बोलूँगा सर ठीक है, एक काम करता हूँ कोई भी एलिमेंट लगता हूँ और सेम रखता हूँ। फिर ये बोलेगा नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तो एक काम करता हूँ 2 रख के सबको सेम कर देता हूँ, बोलेंगे नहीं। मैं बोलूँगा एक काम करता हूँ सबको 0 रख दूँ, बोलेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे आपको कोई फ्रीडम नहीं, आपको बाकी एलिमेंट 0 और ये एक ही मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिक होता है। क्यों? इस पर आपके सारे फ्रीडम आपके छूट गए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। आपको सिर्फ एक ही काम आप कर सकते हो, और वो काम ये है कि डायगोनल पे आप सीधे सीधे 1 रख दो। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें आपकी सारी फ्रीडम छूट जाती है और ये इकलौता मैट्रिक्स होता है। 3x3 का इकलौता मैट्रिक्स है जो यूनिट और आइडेंटिटी, स्केलर तो हम इनफाइनाइट डिफाइन करते हैं, जितनी डिपेंड करती है कि ए को कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर रियल नंबर की बात कर रहा हूँ तो रियल नंबर पे इनफाइनाइट डायगोनल मैट्रिक्स बना दूँ, इनफाइनाइट मैं क्या बना दूँ, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स पे आपको एक फ्रीडम नहीं है, उसमें आपको एक ही मैट्रिक्स बना सकते हो क्योंकि सारे फ्रीडम छूट गए ना, किसी भी एलिमेंट पे आपको फ्रीडम नहीं है। डायगोनल के बाहर 0, डायगोनल पे 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल N, कैपिटल I और यहाँ पे लिखते हैं N, यानी कि n/n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं आपको 2 मैट्रिक्स लिख के दे रहा हूँ, 3-4 जो आपको हमेशा याद रखना है। I1 एक सिंगल एलिमेंट डायगोनल पे 1, बाकी सारे एलिमेंट तो है ही नहीं। I2 मतलब 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल पे 1, बाकी सब 0। I3 ये क्या कह रहा है, डायगोनल पे 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। अगर ये 4x4 का ले लूँ तो इसको डिनोट करेंगे I4 से, और डायगोनल पे 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n×। तो दिस इज I2 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये यूनिक होते हैं। यही एक ही मैट्रिक्स होगा, ज़्यादा मैट्रिक्स नहीं होंगे क्योंकि सारे फ्रीडम आपको छूट गए, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, किसी भी एलिमेंट को हाथ लगाने के आपके ऑप्शन नहीं, जो उसने बोला वही लिखना है। डायगोनल पे सारे 1 लिख दो और डायगोनल के बाहर सारे 0 लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टी इतनी है ना, जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, एक एक करके हम इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमको टाइप समझना, अभी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ डिस्कस नहीं करना, ठीक है।
अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है कि डायगोनल पे 1 बाकी सारे एलिमेंट 0, डायगोनल पे 1 बाकी सारे एलिमेंट 0। इसमें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, गलती से भी इसके डेफिनेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुंह जबानी याद होना चाहिए। I5 बोलेंगे, डायगोनल पे 1 पुट कर दो। जैसे कोई बोले 5x5 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब तुरंत बोलोगे सर डायगोनल पे 1 बाकी सारे एलिमेंट 0। 25 में से 5 एंट्री पे 1 है और बाकी सब 0। और ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हो। अब तुरंत बोलोगे सर हमारी सारी फ्रीडम छूट गई है, एक ही मैट्रिक्स बना सकता हूँ, वो डायगोनल पे 5 रख दो, बाकी सारे एंट्री 0, और एक ही मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी हमेशा एक ही होता है। अगर आप स्केलर बोलो तो मैं इनफाइनाइट डिफाइन कर दूँ, डायगोनल पे 1 रख दूँ, डायगोनल पे 0 रख दूँ, डायगोनल पे -1 रख दूँ, डायगोनल पे -1/2 रख दूँ, -1/3 रख दूँ, लेकिन आइडेंटिटी पे ऐसा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बहुत सिंपल मैट्रिक्स, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई कंडीशन नहीं है। जीरो मैट्रिक्स के लिए कोई स्क्वायर का कंडीशन नहीं। ये नोट, हमने डायगोनल देखा स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने देखा स्केलर मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा एक रिजल्ट और लिख दो, एक नोट करके लिख देना कि क्या यूनिट मैट्रिक्स स्केलर होता है। आप बोलोगे सर देख लेते हैं, आप खुद ही बोलोगे सर एक काम कर दो चेक कर लेते हैं। डायगोनल को हटा दो, सारे एलिमेंट 0, डायगोनल हो गया। डायगोनल पे सेम है, हाँ सर स्केलर मैट्रिक्स तो है। सारे स्केलर तो डायगोनल नहीं हो सकते, बट सारे आइडेंटिटी या सारे यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होते हैं, डायगोनल भी होते हैं। सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं, बट कन्वर्स टू नहीं होता। डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी स्केलर, नीड नॉट बी आइडेंटिटी। स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको नोट में याद रखना। क्या लिखोगे नोट, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर, और स्केलर है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा वो आइडेंटिटी, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। काउंटर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल ले लेना कि सर ये स्केलर मैट्रिक्स तो है बट डायगोनल पे 1 नहीं है, इसके लिए वो आइडेंटिटी नहीं है। ये आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, सर कोई भी मैट्रिक्स ले लो, कैसी भी मैट्रिक्स ले लो, बस सारी एंट्री 0 ले लो। 2x2 का जीरो मैट्रिक्स है, ये सबसे सिंपल मैट्रिक्स है। एक 3 अगर सपोज किसी भी ऑर्डर का ले लो, कोई भी ऑर्डर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, बट याद रखूँ कि सारे एलिमेंट 0 होंगे। आप बोलोगे सर ये 2/1 2 3 4, 2/4 का एक जीरो मैट्रिक्स है। तो ये आपको कोई भी इसमें हेडेक नहीं है कैसे सॉल्व करना है। जीरो मैट्रिक्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट 0, सारे एलिमेंट 0। देखो सारे एलिमेंट 0, हर एक एग्जांपल में देखो सारे एलिमेंट 0, सारे एलिमेंट 0, सारे एलिमेंट 0। जब सारे एलिमेंट 0 होते उसे हम कहते हैं दिस इज अ, क्या है ये अपना एक जीरो मैट्रिक्स। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या जीरो मैट्रिक्स डायगोनल होगा। आप बोलोगे हाँ सर, मैं बोलूँगा ठीक है, एक काम करो ये चेक करो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है सेकेंड वाला। आप बोलोगे सर इसमें डायगोनल कैसे निकाले, तो मैं बोलूँगा ठीक है यही तो है, सारे जीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होते, ना ही सारे जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं स्केलर। लेकिन अगर मैं ये पूछूं क्या सारे स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स डायगोनल होते, बोलते हाँ सर, अब ठीक है। ये देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल को हटा दो बाकी सारे एलिमेंट 0। सर ये स्केलर भी है, आइडेंटिटी, अरे स्केलर भी है और डायगोनल भी है। अब मैं पूछूंगा क्या आइडेंटिटी है, सर नहीं आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी तो एक ही मैट्रिक्स होता है, और जो हमको याद है अच्छे से कि ये तो एकलौता मैट्रिक्स है, तो ये दूसरा कहाँ से आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डायगोनल पे 1। तो ये मुझे अब समझ में आ गया कि आपको बहुत अच्छे से सब क्लियर हो रहा है कि कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो मतलब जीरो मैट्रिक्स स्केलर होंगे, सारे जीरो मैट्रिक्स स्केलर होंगे, बट बशर्ते ये कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए स्केलर, अरे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखो टाइम तो बहुत हो गया, एक बार हम देख लेते हैं और कितने टाइप बचे हमें। एक सब मैट्रिक्स है, एक कंपेरेबल मैट्रिक्स है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ज़्यादा मैट्रिक्स होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चेक कर लेते हैं एक बार कौन कौन से मैट्रिक्स बचे हैं हमारे।
क्यों नहीं रहा है? अरे रे रे रे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही एंड कर देते हैं क्योंकि बहुत अभी टाइप बाकी है। एक काम करो, सब मैट्रिक्स देख लेते हैं, ये तीनों देख लेते हैं क्योंकि सिंपल है। ट्रायंगुलर बाद में देखेंगे, एक सब मैट्रिक्स और कंपेरेबल, ताकि हमारा कम से कम कितने एग्जाम्पल देखे थे हमने, 8 हो गया था, 9 10 देख लेते। ठीक है, 9 10 देख लेते ताकि हमारे पास आज 10 टाइप के हो जाए, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है। तो यही एग्जाम्पल देख के हम एंड कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के मैट्रिक्स देखेंगे। अब यहाँ पे देखो सब मैट्रिक्स क्या होता है। सब मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द रो और कॉलम और बोथ ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में से किसी रो को डिलीट कर दो, किसी कॉलम को डिलीट कर दो, या दोनों को डिलीट कर दो, उसे कहते हैं सब मैट्रिक्स। सिंपल सा बात है। ये एक मैट्रिक्स दिया, मैं इसको डिलीट कर दूं, जो बचेगा 5 7 5 या फिर 3 जो भी है, 4 1 0, ये सब मैट्रिक्स आ गया। ये तो बहुत ईजी है। आप सर बोलेगे इसको डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, अरे यार ये डिलीट कर दो, तो ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा 5 7, ये इसका सब मैट्रिक्स है। ऐसे ही बोलोगे सर आप कोई भी मैट्रिक्स में से किसी रो को या कॉलम को डिलीट कर दो, जैसे ये डिलीट कर देंगे तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा? पहले 3 क्रॉस 3 के थे, लेकिन एक रो को डिलीट कर देंगे तो मैट्रिक्स की ऑर्डर आ जाएगी 2 क्रॉस 3। अब बोलोगे सर एक कॉलम को भी डिलीट कर दो, तो एक कॉलम भी डिलीट कर दी, अब मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2। कितने एंट्री आ रही है? 4 एंट्री आ रहे हैं। सर आपका मर्जी का, सर एक और रो और डिलीट कर दो। बोलूँगा ठीक है, अब कितने ऑर्डर का हो गया? तो आप बोलोगे 1/3, और ये एक रो मैट्रिक्स हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ गया कि किसी भी मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब बड़े मैट्रिक्स का कोई एक छोटा सा पार्ट ले लो, उसके कॉलम और रो को डिलीट कर दो, या रो को डिलीट करके उसके किसी भी छोटे पार्ट को हम कहते हैं सब मैट्रिक्स। किसी रेक्टेंगुलर, बड़े रेक्टेंगुलर में से एक छोटा रेक्टेंगुलर ले लो, उसे हम कहते हैं सब मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर कोई भी मैट्रिक्स। आप बोलोगे सर बहुत सारे सब मैट्रिक्स बना सकता हूँ, मैं इसको डिलीट कर दूँ ये एक सब मैट्रिक्स हो गया, मैं इसको डिलीट कर दूँ ये एक सब मैट्रिक्स हो गया, सर मैं ये 2 डिलीट कर दूँ तो ये सब मैट्रिक्स आ जाएगा, सर मेरी मर्जी में ये सब डिलीट कर दूँ तो 1 0 4 6 ये सब मैट्रिक्स आ गया। सर हम बहुत सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं। कितना मैट्रिक्स बनाते हैं उससे लेना देना नहीं, बस बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला अभी हम नहीं समझेंगे, बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब बोलोगे सर ये क्या बात है, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है? कंपेरेबल मैट्रिक्स मतलब क्या हम किसी मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कंपेयर तब किया जा सकता है जब वो सेम ऑर्डर के हो। किसी मैट्रिक्स को कंपेयर कब कर सकते हैं? जब वो सेम ऑर्डर का हो। सर सेम ऑर्डर से मतलब क्या मैं एक 3 क्रॉस 2 ले लूँ और एक मैट्रिक्स ले लूँ 2 क्रॉस 3, क्या ये कंपेरेबल होंगे? अरे तो ये कंपेरेबल नहीं होगा। मैंने कहा सेम ऑर्डर के, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इसके पास भी 6 एलिमेंट है, इसके पास भी 6 एलिमेंट है, सेट में होता है। सेट में हम कहते हैं इक्विवेलेंट। कंपेरेबल का मतलब होता है, जैसे सेट में कंपेरेबल किसको बोलते हैं आगे हम पढ़ेंगे, बात की बात है, अभी समझो। किसी भी मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल तब कहते हैं जब वो मैट्रिक्स के पास सेम ऑर्डर हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, उसको तो इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेम ऑर्डर तो है नहीं, तो आप बोलोगे सर सेम ऑर्डर कैसे होगा? मैं बोलूँगा इसी को 3 क्रॉस 2 ले लो, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर 3 क्रॉस 2। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, इसमें एंट्री लिख दी 0 2 3 4 6। एक मैट्रिक्स मैंने और बनाई 2 क्रॉस 3 का, जिसमें एंट्री लिख दी -2 0 3 6 1 4। अब बोले कि सर इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3, हाँ सर, रो 2 कॉलम 3, सर इसके पास भी 2 रो 3 कॉलम। हालांकि एंट्री डिफरेंट है, एंट्री से लेना देना नहीं, एंट्री कुछ नहीं, एंट्री तो चाहे जितने मर्जी है, हमें तो सिर्फ टाइप समझना है। तो सर ये 2 मैट्रिक्स है, क्या सर ये कंपेरेबल? मैं बोलूँगा हाँ, अगर उनका ऑर्डर सेम है तभी वो मैट्रिक्स कंपेरेबल होंगे, अदरवाइज वो मैट्रिक्स कंपेरेबल नहीं होगा। तो ये हमारा आज 10 टाइप था। तो सेकेंड लेक्चर आज का यही एंड करते हैं। बहुत हो गया, बहुत लंबा हमने पढ़ लिया, क्योंकि
शायद ये हो जाता, बट पिछले कंस्ट्रक्शन के भी वीडियो थोड़ा एक हमने पढ़ लिया, इसके लिए लेट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए टाइप और आगे का ऑपरेशन कि कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप्स के मैट्रिक्स हैं। हमने टोटल 10 टाइप के मैट्रिक्स पढ़े, जिसमें स्टार्ट किया हमने रो मैट्रिक्स से, कॉलम मैट्रिक्स से, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से, स्क्वायर मैट्रिक्स से। हमने 3 स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े, 3 अलग अलग टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स था, उसमें स्केलर मैट्रिक्स था, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। फिर हमने उसके बाद और क्या पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पढ़े, क्या पढ़े हम लोग, जीरो मैट्रिक्स पढ़े। उसके बाद हम लोग सब मैट्रिक्स पढ़े। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा कंपेरेबल मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो ये सारी टॉपिक्स को हमने आज डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको सब क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन वाले दिए हैं, वो क्वेश्चंस का आपको होमवर्क करना है। आपको कमेंट बॉक्स में उसके एंट्री लिखने हैं, या फिर अगर आप व्हाट्सएप पे हो मेरे, तो व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है, जितने व्हाट्सएप पे हैं स्टूडेंट लोग मेरे, उनको सबको सेंड करना है, कंपलसरी है। और बाकी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स को ये क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने स्टूडेंट के, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर कल आते हैं तो और अच्छा होगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोग के लिए और सारे वीडियो ला सकूं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।